बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर रिजवान। बेटा ये आज का जो ये लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का। ठीक है जी। तो आसान चैप्टर है बेटा। ये जो आप लोगों के लास्ट 3 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के, चैप्टर 11, 12, 13। ठीक है जी। तो इसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हर साल ये कह के बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं कि सर इसमें से कुछ आएगा नहीं, या आता नहीं है, या इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ मतलब बेसिक एक बॉटनी है। लेकिन पढ़ना तो सब कुछ होता है। पीएमसी से भी ये चैप्टर्स रिड्यूस्ड हो चुके हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि इनमें से बहुत सारे सवाल आ भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए कोशिश पूरी करना आप लोग भी कि आप लोग हर चैप्टर पढ़ो। वैसे तो 7 चैप्टर जो है सेल साइकिल वो भी एक्सक्रीड हो गया था, लेकिन आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है जी। और ये ज़रूर है, मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करता हूँ बच्चों, कि ये वाला जो आखिरी के जो 3 चैप्टर्स हैं, ये एज़ कम्पेयर टू जो बाकी चैप्टर्स हैं, ये हो सकता है कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से एमसीक्यूज़ आपको करने हैं। तो वो सब चीज़ें माइंड में रखते हुए मैंने इस चैप्टर को जितना समराइज़ कर सकता था वो मैंने आप लोगों के लिए कर लिया। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बेटा इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने टॉपिक को मतलब अलग अलग टॉपिक्स में ये लिख दिया, टॉपिक 1, टॉपिक 2, सो ऑन। बेटा टॉपिक 1 जो है वो आपके पास है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब ज़राए, रीन्यूएबल मतलब आप इनको इस्तेमाल करते रहो तो ये दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिमेन अवेलेबल फॉर एवर। एंड नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या है कि ऐसी रिसोर्स, कोई ऐसे ज़राए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके बाद आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने के उसके चांसेस हैं, या वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है सर? दीज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएड इन अ शॉर्ट टाइम। और ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती है जो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाती है, बहुत शॉर्ट टाइम में। यानी कि जैसे सनलाइट है, आप इसको इस्तेमाल करते रहो, पानी है इस्तेमाल करते रहो, तो विद इन नो टाइम ये दोबारा आपके लिए अवेलेबल होते हैं, विद इन नो टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है सर? दीज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूएड इन अ शॉर्ट टाइम। आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत जल्दी दोबारा अवेलेबल हो सकती हैं, और इनके लिए काफ़ी साल भी लग जाते हैं। जब भी आप इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ते रहोगे तो आपको समझ आता रहेगा। नंबर पॉइंट 2 क्या है सर? दीज डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। हवा, पानी, लैंड, ये सब इनकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इनमें अगर इंसान कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाए तब तो वो बिल्कुल नुकसान आपको दे सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न वो लोग नहीं है। तो उसका रीज़न ये रिसोर्सेज नहीं है, उसका रीज़न इंसान की एक्टिविटीज़ होगी। और ये क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? दीज कॉज पॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। अब देखो मिसाल के तौर पे तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाना। देखो इसमें कौन कौन सी आती है बेटा? मिनरल्स, ऑयल, कोल, गैस। तो ये सब आपको पता है सर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और जो इंडस्ट्रीज़ हैं नॉर्मल, और इसमें बहुत काम आते हैं। तो उनकी जब भी बर्न होते हैं, तो जब उनका इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए, तब आपको पता है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर पोल्यूशन हो जाती है। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है जो पानी में जाता है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करवा देता है। तो मामला ये है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 क्या है? दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बिल्कुल सही। अगर आप इनकी एग्जाम्पल देखो, दीज आर द फ्री गिफ्ट्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। लैंड भी इसमें आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गई। दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, दीज आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी आर सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल, कोल, ऑयल आर सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है जी। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ बच्चों। जैसे एक मिनट, पास ना जब ये चैप्टर पढ़ो ना बेटा, तो अपने पास ये सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड भी सामने रखिएगा, तो इससे भी सवाल आते हैं। तो उसके भी मैंने पॉइंट जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने अंडरलाइन या उसको इंक्लूड करने की कोशिश करी अपने इस लेक्चर में। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 है। जैसे बेटा चैप्टर नंबर 13 में बहुत सारी चीज़ें जो आपको अंडरलाइन करनी है। तो मैं आपको जब आपके ग्रुप्स में अपलोड कर दिया जाएगा, तो मैं जो इसमें से हाईलाइट किए पॉइंट्स हैं वो उसके भी स्नैपशॉट आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम लोग ये वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों। कौन सा बेटा? ये वाला। ठीक है जी। अब आप मिसाल के तौर पर आप पढ़ते पढ़ते आप आए एयर में, तो एयर में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो इसको मैंने कोशिश करी कि अंडरलाइन कर दूँ।
ये वाली चीज़ है, एयर का सेंटेंस जो है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ें। ठीक है जी बेटा, टॉपिक नंबर 2 क्या है हमारे पास? टॉपिक नंबर 2 है एयर। एयर क्या चीज़ होती है बेटा? द एयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ। अब तुम सोच रहे होगे सर इतनी आसान चीज़ें तो एमकेट में आने से नहीं बेटा, कभी कभार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये आसान चलो चीज़ तो मैं मानता हूँ, डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन इस चीज़ को जो आप हल्का ले लेते हो ये भी तो आ सकती है। और ये लास्ट सॉरी और ये प्रीवियस ईयर्स में ये आ चुके हैं सवाल, तो फिर वहाँ भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार क्या परसेंटेज थी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसको इस चैप्टर को भी आपको वैसे ही करना है, कोशिश पूरी कर सकते हो, बेशक आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दो, लेकिन एटलीस्ट इसको 10 to 15% तो आपको देखना ही देखना है इन शॉर्ट में, अगर आप बाकी प्रायोरिटीज़ फर्स्ट सेकेंड ईयर के चैप्टर्स को दे रहे हो तो। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेटा क्या? ड्राई एयर। ड्राई एयर कंसिस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा क्या सर मोस्ट अबंडेंट सवाल आता है, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा, मोस्ट अबंडेंट, तो आप क्या बोलोगे सर? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, और अराउंड 1% जो है वो वाटर वेपर्स है। मैं आपको बुक के कंपैरिजन में भी बताता हूँ, ये देखो आपके पास ये जो अदर गैसेस वहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे इनर्ट गैसेस के नाम से वही बात है। इसकी कैटेगरी क्या है सर ज़रा देख लो, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें तो उसका कंपैरिजन में पढ़ते रहोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह पढ़ने में। बाकी पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर को सही से वाइंड अप कर दूं आपके लिए। बेटा टॉपिक नंबर 3 क्या है? वाटर। वाटर क्या है बेटा? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तुम जानते ही हैं। ये आपको चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने एमसीक्यू के लिए इसको मैंने कर दिया है हाईलाइट। दोबारा कर देता हूँ सर, थोड़ा गंदा बना दिया इसको, सॉरी स्टार को। द अमाउंट ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। बेटा अब आपको लेटेस्ट तो मतलब पता होना चाहिए, लेकिन बेस्ड ऑन योर टेस्ट तो आपसे यही है, आपसे बुक का ही पूछेगा, इसलिए क्या है। The amount of total water available on the earth is around 1500 million cubic kilometers। ठीक है जी, 1500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। तो आपको ये इसमें बताऊँ क्या करना है, देखो इसको अगर आपको इस चैप्टर को अच्छा करना है ना, इसमें ये थोड़ा सा रट्टा ही लगा लो, परसेंटेजेस का, इन सब चीज़ों का, नंबर्स का गेम है ये सारा, ये चैप्टर ना। तो बेटा अर्थ में टोटल अमाउंट ऑफ जो वाटर है अवेलेबल वो 1500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। अब वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, ये भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया ताकि आप बुक रीड करो तो आपको सही से समझ में आ जाए बेटा। बच्चों 100% वाटर में से मतलब पानी 100% का मतलब है 100 है। ठीक है जी, तो आपको पता है सर उस 100 के कंपैरिजन में कह रहा हूँ मैं, सिर्फ पानी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से परसेंट में 100 में से 93% जो वाटर है बेटा वो तो ओशंस में। ये मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम कहते हैं 70 या 75% पानी है बाकी लैंड है। मैं सिर्फ अगर वाटर की 100% बात करूँ तो 93% उसमें से वाटर में जो है वो ओशन में, 4% जो है बेटा वो अर्थ क्रस्ट में है, 2% ग्लेशियर्स में है, 0.52% आपके फ्रेश वाटर लेक्स में। अर्थ क्रस्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ व्हाट इज अर्थ क्रस्ट, साथ साथ पिक्चर भी दिखाता रहूँगा ताकि ये आपको ड्राई ना लगे ना ये चैप्टर या ये टॉपिक। अर्थ क्रस्ट मोस्टली बच्चों को पता होता है, पता हो तब भी अच्छी बात, नहीं पता हो तो मसला नहीं है, टीचर है ना। अर्थ क्रस्ट, ये देखो बेटा अगर ये मैं पिक्चर देखूँ इसकी, इस पिक्चर को हम सेव करते हैं, इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे। ये कुछ आपको पता है ना ये लेयर्स होती है बेटा। बेटा इसको अगर मैं जूम करूँ तो देखो उन्होंने अर्थ को जूम करके आपको बताया है, ये सबसे जो टॉप लेयर है अर्थ क्रस्ट है, फिर अपर मेंटल, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। आप देख सकते हो ये अर्थ क्रस्ट सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना। और पिक्चर दिखा देता हूँ अगर वो क्लियर नहीं थी तो। और पिक्चर अर्थ क्रस्ट, ये भी अच्छी पिक्चर है। सबसे टॉप मोस्ट क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर इनर कोर, फिर उसके बाद फिर ये आउटर कोर, अर्थ क्रस्ट। ये भी अच्छी पिक्चर है, ये भी देख लो। सही।
अर्थ क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। पहले बिल्कुल आउटर था, पिछले डायग्राम में इनर था पहले, ये आउटर कोर हो गया। ठीक है जी, तो ये मामला आता है सर क्रस्ट के। आप ये कर लो कि ऊपर ऊपर वाली लेयर है। फिर टॉपिक नंबर 4 क्या है, लैंड। टॉपिक 4 में है लैंड, और लैंड इज कंपोज्ड ऑफ सॉइल। बेटा सॉइल क्या चीज़ होती है? सॉइल, व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज दैट पार्ट ऑफ लैंड, पार्ट ऑफ लैंड वेयर एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, यानी कि वेयर प्लांट्स कैन बी ग्रोन। ऐसी है ना। जरखे ज़मीन हर ज़मीन नहीं होती ना, तो ये वही चीज़ है सर। अच्छा बेटा, लैंड के बारे में टॉपिक 4 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? कंपोस्ट ऑफ द सॉइल। सॉइल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है बेटा, अगर आप जूम करके देखो उसको, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल सॉइल का पानी होता है, सराउंडिंग की एयर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स, इनऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक मीडिया भी कहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन से भी काफ़ी बनता है। बेटा लैंड इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लैंड जो है बेटा, वो अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है। अगर मैं अर्थ तक की बात करूँ तो टॉप मोस्ट है आपका क्रस्ट। ठीक है जी, टॉप मोस्ट मतलब बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन उससे ऊपर जो है सर वो ज़मीन है, तो आप कह सकते हो कि ज़मीन के जो नीचे है वो क्रस्ट है। तो टॉप मोस्ट अभी मैंने क्यों कहा बेटा, बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में, जो मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, इन सब की कंपैरिजन में। बेटा इस दुनिया में, अगर मैं इस दुनिया की बात करूं, उसमें से 30% क्या है बच्चों? लैंड है। उसमें से 30% जो लैंड है, 11% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड इज अंडर कल्टीवेशन। सिर्फ इस दुनिया में जो 11% है, यानी कि इस दुनिया का जो टोटल एरिया है उसका सिर्फ 11% जो है वो कल्टीवेशन में। आप कह सकते हो यानी कि पूरी दुनिया में लैंड है। ठीक है जी, अगर पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर अगर अभी पानी को हटा दो, तो उस लैंड के अतबार से सिर्फ उसका 11% जो है बेटा वो कल्टीवेशन में है। बात समझ में आई? देखो अर्थ के अंदर 30% लैंड है, उसका भी 11% अंडर कल्टीवेशन। ये बात है इसकी। ठीक है जी। अच्छा, जो किसान वगैरह होते हैं सर, ठीक है जी, तो वो जो इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। पेस्टिसाइड्स आपको पता है बेटा, वो कीड़ों को मारने की जो स्प्रे की फॉर्म में दवाई होती है सर। और ऑल्सो पॉल्यूटिंग द सॉइल। ठीक है जी, बाय डिपॉजिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। उसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है सर? उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करने के चक्कर में फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। एक होता है नेचुरल प्रोसेस, एक होता है आप वक्त से पहले इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हो। प्लस पेस्टिसाइड्स प्रॉपर ख्याल नहीं रखना, फिर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा डालना कि पेस्ट ना आ जाए, कीड़े ना आ जाए। इसके चक्कर में जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि इन फर्टिलाइजर्स में और पेस्टिसाइड्स में फॉस्फोरस बहुत होता है सर। तो क्या कहते हैं उस पॉइजनिंग को? फॉस्फोरस पॉइजनिंग। फॉस्फोरस पॉइजनिंग का प्लांट्स की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल है, यानी कि इसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है बच्चों। ये टॉपिक्स थे। ठीक है जी। रिकॉर्डेड लेक्चर का बेटा आपको एक आसानी क्या हो जाएगी, आप जब भी रिकॉर्डेड लेक्चर सुकून से लेते रहो, तो आप इसको 10 दफ़ा आगे पीछे कर सकते हो। ये बात हो गई, इसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं अवेलेबल हूँ। कोई भी इसमें टॉपिक समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना दोबारा। व्हाट्सएप नंबर हम सब टीचर्स का आपके पास होता है। अच्छा बेटा, टॉपिक नंबर 5 बच्चों। टॉपिक नंबर 5 क्या है बेटा? नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में देखा जाए तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आ गई स्पेसिफिकली एनर्जी। तो सर एनर्जी जो है वो हमें रिन्यूएबल तरीके से भी हासिल हो जाती है। ठीक है जी, यानी कि रिन्यूएबल कौन कौन से तरीके थे बेटा, जिनसे कौन कौन से जराए थे? एयर, लैंड। एयर से भी एनर्जी तो बिल्कुल है, वो तो फिर साइंटिस्ट ने करके दिखाया और ये बहुत सालों से ही चलता हुआ आ रहा है। सर रीन्यूएबल में तो आपने कहा था सनलाइट भी आती, तो उससे एनर्जी बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा सोलर पावर पैनल्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो जो पूरा जो हाउस है उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आते हैं। नॉन रीन्यूएबल जो ज़राए उनसे भी एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें कोल, नेचुरल गैस, जिनके कंबशन से सॉरी आपको क्या हासिल होती है? एनर्जी। वो एनर्जी फिर इंडस्ट्रीज़ को चलाने के काम आती है। फिर वो इंडस्ट्री से जो स्मोक और वेस्ट निकलता है, फिर वो एयर को पॉल्यूशन, एयर की पॉल्यूशन करती हैं, एयर में पॉल्यूशन करती हैं सॉरी। ये मामला है। तो आप ज़रा देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप ज़रा एनर्जी का रोल है। कौन कौन सी चीज़ें आ गई सर?
कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, tar, ऑयल शेल्स एक्सेट्रा। ये सब का तो नाम आपने सुना ही है, ऑयल शेल्स। ऑयल शेल्स आपको मैं दिखाता हूँ, अगर कोई अच्छी पिक्चर मिली मुझे। ऑयल शेल्स, ये कहलाता है बेटा ऑयल शेल्स। आप देख सकते हो ये ऑयल शेल से, देखो इन्होंने ऑयल बोला, ये दिस इज एन ऑयल शेल। और अगर ऑयल शेल के मैं देखूँ यहाँ पे गूगल पे आपके सामने, ऑयल शेल इज एन ऑर्गेनिक रिच फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक कंटेनिंग केरोजिन, a solid mixture of organic chemical compounds from which hydrocarbons can be produced, called shale oil। ठीक है जी, तो ये सेडिमेंट्री बचे कुचे ये रॉक होते हैं जिनमें कैरोजन होता है, और इसकी एक्सट्रैक्शन से इसके बाद फिर कुछ हासिल होता है, और उस कुछ को कहते हैं ऑयल, जैसे को ऑयल शेल। ठीक है जी, या शेल ऑयल भी कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंस अगर मैं इसको देखूँ क्या है, ऑयल शेल कैन बी बर्न डायरेक्टली। इसको बर्न करने से आपको पता है फिर क्या मिलेगी सर, ये एनर्जी मिलेगी। ठीक है जी। तो और ये जो है ना ऑयल शेल, ये वॉल ऑयल नहीं है जो हम कहते हैं यार इस दुनिया में ऑयल का फटता है, ऑयल का फटता है, सऊदी अरब के पास ऑयल, यहाँ पे वहाँ पे। तो ये ऑयल शेल समझो उसकी एक चाइना कॉपी है सर, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो। जहाँ पे क्रूड ऑयल जो होता है, जो मेन जो ऑयल है, उसके जो प्राइसेस अगर हाई होते हैं तो वहाँ पे ऑयल शेल्स इसको अल्टरनेटिवली लोग खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है सर? रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में ये सब सारी चीज़ें अगर आप देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब आप समझ जाओ, हाइड्रो मतलब वाटर, उसके ज़रिए से भी पावर जनरेशन हो सकती है, और उसके ज़रिए से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उससे फिर पावर जनरेशन हो सकती है। टाइडल पावर, और जो समंदर की जो लहरों से एनर्जी हासिल करना, वो एनर्जी पे पावर प्लांट चलाती हैं काफ़ी। विंड पावर आपने नाम सुना होगा, वो विंड मिल्स। ठीक है जी। न्यूक्लियर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, अर्थ की जो अपनी टेम्परेचर है, सॉलिड वेस्ट, उनकी भी कंबशन से एनर्जी हासिल हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बेटा, सबसे पहले हम लोग पढ़े फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि हम लोग इस तरफ जरा आ रहे हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। बेटा फॉसिल, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बच्चों, फॉसिल। ये आप लोग चैप्टर 10 एवोल्यूशन में भी काफ़ी पढ़ोगे। तो फॉसिल का मतलब होता है एनी रिमेन ऑफ लाइफ फ्रॉम द पास्ट, सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशन, पिछली जिंदगी का कोई भी बकाया जा, एनी रिमेन ऑफ लाइफ फ्रॉम द पास्ट, ये कहलाता है फॉसिल। और जैसे आपने नाम सुना होगा एक मूवी का, जुरासिक पार्क, तो बेटा उनके फॉसिल्स बच गए थे, उनके फॉसिल से ही साइंटिस्ट ने, या जो उस मूवी के जो डायरेक्टर साहब हैं, तो उन्होंने जो वो मूवी का जो एक प्लान था वो यही था कि उनके फॉसिल से, डायनासोर के फॉसिल से उन्होंने पूरा फिर स्टडी करी, फिर उसको फिर आपको मूवी की इसमें तर्ज में पेश किया। तो बेटा फॉसिल्स जब तक जिंदा रहते हैं, उनके खानदान का कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, तो वो कहलाता है लिविंग फॉसिल। अब जब वो एक आखिरी भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो वो फॉसिल बन जाते हैं। यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का टेम्परेचर और उनका इन्वायरमेंट जो है उनके हिसाब से अनफेवरेबल होता रहता है। अनफेवरेबल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, जो नियर टू एक्सटिंक्शन है। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाना। ठीक है जी, नामो निशान मिट जाना। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आगे जाके फिर बन जाते हैं फॉसिल्स। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व किया जाता है दुनिया में जू की फॉर्म में। ठीक है जी, ताकि वो फिर उनको जितना हद तक सरवाइव करवाए जा सके, तो उनको सरवाइव करवाएं। ठीक है जी। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है बेटा, ऐसी ये जो फॉसिल्स है ना, फॉसिल्स तो सर प्लांट्स भी आ जाते हैं इस दुनिया में बेटा। अब तक आप खुद सोचो ना कितने ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, कितने कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान की डेड बॉडीज, और कितने ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज जो हैं, रिमेन्स जो हैं, वो इस अर्थ के नीचे हैं। ठीक है जी। तो उनसे जो एनर्जी हासिल होती है सर, उनसे एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट करवाना, ये कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, जी बच्चों, तो मैं कह रहा था बेटा कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फॉसिल्स बन चुके हैं, तो उनसे जो फ्यूल हासिल होती है, अब ये जाहिर सी बात है, ये आपका टास्क नहीं है कि वो किस तरह हासिल होती है।
आपको ये पढ़ना है सर, ये जो हासिल होती है ना, तो इससे फिर क्या क्या मामला आगे बन सकते हैं ना, तो ये जो पूरे चीज़ें हैं इनको कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी, ये क्या कहलाती है? फॉसिल फ्यूल्स। कोल, ऑयल एंड गैस आर इंक्लूडेड। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है बेटा? कोल, ऑयल एंड गैस आर इंक्लूडेड। 95% जो है, जो टोटल की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो इन फॉसिल फ्यूल से हासिल होती है। आप देखो ना, कोयला, ऑयल, गैस और ये फॉसिल फ्यूल्स है। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको ऐसे क्यों कहा जाता है बेटा? दे आर सो कॉल्ड, मैं ये वाला पॉइंट पढ़ा हूँ, मैं हाईलाइट करता रहता हूँ, इसमें आपको ये याद रखना है। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी। और ये क्या हुआ था इनके साथ? दे वर फॉसिलाइज्ड इन द डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड सी। जाहिर सी बात है, आपके पास एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, तो वो भी तो डीपर लेयर्स ऑफ द सी में फॉसिलाइज्ड हो गए, और जो टेरेस्ट्रियल है वो अर्थ में, जो अर्थ है यानी कि लैंड है, इसमें फॉसिलाइज्ड हो गए। तो मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स आपको याद रखने बेटा, ये आता है सवाल, तो इसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो स्पेशली कैम्ब्रिज वाले बच्चे अगर ये मुझे सुन रहे हैं बेटा, तो ये आपके इसमें बुक्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत जिक्र होता है इसका। तो मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स इन पाकिस्तान आर पोटोहार, बदीन, सुई। तो इसलिए कहते हैं ये चैप्टर जो है ना वो सिंटेक्स ऑफ बोर्ड से लाजमी करना। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, मैं इसको स्टार बना देता हूँ। तो ये कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेटा, हाइड्रो का मतलब वाटर। अच्छा, मैं इसकी पिक्चर भी देख लेता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए ना पिक्चर भी करी थी, अगर मेरे पास कोई फॉसिल फ्यूल्स की पिक्चर है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, लेट्स सी ये पिक्चर क्या कह रही है। हाँ बेटा, ये देखो, आपको नज़र आ रहा होगा सनलाइट। एक मिनट, ये सनलाइट, ये पड़ी यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस हुआ प्लांट्स में, फिर ये प्लांट्स हो गए, इनकी डेथ हो गई, डेथ हुई तो डिके हो गई, ये बन गए फॉसिल फ्यूल्स। तो इसी तरह ये जो एनिमल्स हैं, ये भी रेस्पायरेशन करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में देते रहते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये पूरी साइकिल चल रही है, यानी कि इसने रेस्पायरेशन करी, कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाने के बाद एब्जॉर्ब करी प्लांट्स ने, उनमें उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, फिर उनकी भी मौत होगी। तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स से ये नीचे देखो डीपर डीपर लेयर्स में क्या हो गए, ये फॉसिलाइज्ड हो गए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ऑटो एंड फैक्ट्री इमिशंस। तो यानी कि इनकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, तो ये फैक्ट्री को चलाने के काम आते हैं सर, इन शॉर्ट। तो मामला ये है सर, ये पूरा मतलब चेंज चल रही है ना एनर्जी की, ये चीज़ है बच्चों। अच्छा, बात है सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है बच्चों? एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर सोर्सेज इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो आपको डेफिनेशन दे सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सर इस सोर्स को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ बेटा ये सेंटेंस, एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वाटर की जराए से, वाटर सोर्स इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है बेटा, समझ जाओ, इसमें डैम्स का जिक्र है। डैम से जो पानी जो गिरता है बेटा, उस प्रेशर से गिरता है नीचे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वही तो फिर इसलिए तो कहते हैं कि डैम्स बनाइए, मुल्क बचाइए। रेनफॉल इज अ मेजर सोर्स थ्रू विच वाटर इज ऑब्टेन। ठीक है जी। रेनफॉल भाई एक मेजर सोर्स है जहाँ से पानी ऑब्टेन्ड होता है। वाटर इज बीइंग सेव्ड इन द डैम्स, वो वाटर अल्लाह करे सर डैम्स में सेव हो जाए, जो कि हमारे मुल्क में बहुत कम होता है। इन विच इट इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट, फिर उस डैम से उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जैसे मैंने आपको दोबारा बताया, गिराया जाता है। एंड ड्यू टू फॉलिंग वाटर, उस फॉलिंग वाटर का प्रेशर इतना तेज़ होता है, टर्बाइंस आर रन, वहाँ पे यहाँ पे टर्बाइंस लगे हुए हैं सर, टर्बाइंस। ठीक है जी, टर्बाइंस जो एनर्जी को जनरेट करते हैं। मैं दिखा देता हूँ पिक्चर, अगर इसके मेरे पास हुई तो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बच्चों। बेटा ये आपके सामने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। इसमें जाहिर सी बात है अभी तो पूरा मैकेनिक्स और फिजिक्स और क्या क्या चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग। तो ये देखो बेटा, ये पानी है, ये पानी देखो नीचे जा रहा है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पानी देखो बेटा, ये नीचे जा रहा है,
ये पूरा एक टरबाइन लगा हुआ है, ये टरबाइन रन कर रहा है, तो इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी देखो एक खंभे में जा रही है, सो ऑन। ये मामला आता है सर। ठीक है जी। डैम्स इन पाकिस्तान बेटा जो आपको रट्टा मारना है, मंगला डैम, खैर ये तो रट्टे की चीज़ नहीं, तरबेला डैम, वारसिक डैम, दरगई डैम। दोबारा बता देता हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ लो बच्चों, मंगला डैम, तरबेला, वारसक, दरगई। ठीक है जी। तो ये आपके हो गए डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैज़ बीन फिनिश्ड। अब आ जाओ सर तीसरा कौन सा है, ये कर लो कि आपका चैप्टर खत्म। और एक आध चीज़ और बता दी है इसके बारे में, बेटे टाइडल पावर, टाइडल, टाइड्स, टाइड्स लहरें। ठीक है जी। टाइड्स आर मेनली कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, मून एंड सन। ठीक है जी बेटा, ये तो आई थिंक सो अब तो स्कूल्स में भी काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई है एजुकेशन, तो वो काफ़ी चीज़ें वहीं पर ही बता देते हैं सर जी। तो क्या है ये बेटा, जो लहरें जो बनती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल, या आप कह सकते हो कि मून एंड सन की जो रोटेशन है उसकी वजह से जो होती है। अब ये तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन आपको इसमें क्या पढ़ना है सर, टाइडल पावर किस तरह जनरेट होती है। एक होती है सर लहर ऊपर वाली, एक होती है सर ज़रा नीचे वाली ना, हाई टाइड कहलाती है ऊपर वाली लहर, नीचे वाली लहर को कहलाते हैं लो टाइड्स। इनका जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से एनर्जी बनती है, जिसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है जी। तो टाइडल पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन बनाए जाते हैं वो इन्हीं लहरों, यानी कि समंदर के अंदर ही बनाए जाते हैं, ताकि वो जो दो बड़ी जो लहरें, सॉरी दो जो लहरें हैं, इनका जो डिफरेंस है, उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है उनके प्रेशर से, तो सर वो उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी वो कहलाएगी टाइडल एनर्जी। टाइडल पावर स्टेशन इज कम्पोज ऑफ टाइडल बिराज, इसमें एक टाइडल बिराज होता है। व्हेन टाइड्स क्रॉस दिस बिराज, जब इस बिराज से लहरें गुजरती हैं, जाहिर सी बात है एक लहर होगी हाई टाइड, एक लहर होगी लो टाइड, तो उसके टरबाइन ऑन हो जाते हैं, टर्न्स इट्स टरबाइन ऑन, ड्यू टू विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। उसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, क्योंकि उन टाइड्स के गुजरने की वजह से। सॉरी इसमें देखते हैं अगर कोई अच्छी पिक्चर मिल जाए तो। ये देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ हाई टाइड। ठीक है जी, लेवल ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा बेटा, ये लिखा हुआ है लेवल ऑफ हाई टाइड, लेवल ऑफ हाई टाइड, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ द लो टाइड। इसी के दरमियान देखो ये बना हुआ है आपका, ये आप कहलाते हैं आपका टाइडल बिराज, दिस होल इज कॉल्ड टाइडल बिराज। तो इसके जो डिफरेंस था, इसने टरबाइन को ऑन किया, फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी या टरबाइन से जो एनर्जी बन गई, तो उसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है जी। तो ये जो डिफरेंसेस इन द टाइड्स कॉजेस एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो ये चीज़ है सर। ये देखिए टरबाइन कैसे चल रहे हैं ना उनके, देखो जब वो उस तरफ से आ रही थी, अगर आप बच्चों को नोट करो, जब वो उस तरफ से आ रही थी तब भी ऑन हो रहा था, इस तरफ से आ रही तब भी ऑन हो रहे, तो एनर्जी एनर्जी बन रही ना। तो ये मामला है सर। सुभान अल्लाह। तो मामला ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसे मामला रखे हैं कि इंसान उसका अगर पॉजिटिव या उसको सही से करे तो इंसान के ही फ़ायदा है। विंड पावर बेटा आपको पता है, विंड बेटा इसकी डेफिनेशन ज़रा देखना, सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। बेटा विंड इज मूविंग एयर, एयर जो मूव करती है हाई वेलोसिटी से उसको विंड कहते हैं। मॉडर्न विंड मिल्स आर कंपोज्ड ऑफ विंड फैंस, जो आपके पास जो हिलते रहते हैं विंड फैंस, आपने देखा होगा, विच आर रन टू टर्न द टर्बाइंस ऑन, उनके उनके घूमने की वजह से टर्बाइंस ऑन होते हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में टाइड्स का जिक्र था, यहाँ पे विंड मिल का जिक्र है या विंड फैंस। अबाउट 250 किलोवाट एनर्जी इज प्रोड्यूस, 250 किलोवाट काफ़ी है, मतलब इस लिहाज से बहुत है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर विंड पावर में अगर कोई मुझे ये होते हैं बेटा विंड फैंस में, पूरे स्ट्रक्चर को मिला के विंड मिल भी कहते हैं पूरे प्लांट को। तो ये हम मूव करते रहते हैं, बाहर के मुल्कों में भी है, यहाँ पे बाहर के मुल्कों में तो खैर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम है। हाँ, करना चाहे तो कर सकते हैं सर। सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसमें पैसा भी बहुत लगता है सर। क्या है बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन। एक होता है बेटा फ्यूजन, एक होता है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना, तोड़ना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है,
मिलाना। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिजन का जिक्र है, फिजन। न्यूक्लियर फिजन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट्स इनटू लाइटर एलिमेंट्स। ये एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये एमसीक्यू में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स अबाउट 7 आवर्स, इस तकरीबन 7 घंटे लगते हैं 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूल को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। 1 किलो को तोड़ने के लिए 7 घंटे लगते हैं। व्हाट इज मतलब किसका 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूल का 1 kg को तोड़ने के लिए, फिजन करने के लिए उसका, तो 7 घंटे लगते हैं। और उस 7 घंटे के बाद आपको तकरीबन क्या होता है, रिलीजिंग 79 किलो एस हीट एट अ रेट ऑफ अबाउट 3,000,000 किलो वाट्स। यानी कि आप कह सकते हो कि 30 लाख किलो वाट। तो न्यूक्लियर एनर्जी या जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, आप सोचो कि क्या शिद्दत होती है उनकी। तो मामला ये देख लेता हूँ मैं अपने पास न्यूक्लियर एनर्जी अगर कहीं है बच्चों। मेरे पास वो बेटा पिक्चर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक फैक्ट है 2019 का बेटा। अगर आप ये सोचो, एक गहरी बात है। तो देखो बेटा, ये द कंट्रीज विद द मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि उनके पास है ये मामला सर। तो वो कौन है बेटा, आपको पता ही है सर। यूएस के पास 97 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। सोचो अगर ये जंग वंग हुई, वर्ल्ड वॉर 3 जो भी है सर, तो कितना नुकसान होगा दुनिया को। फ्रांस के पास 58 है, चाइना 47, तो 97, ये भी 2019 है बेटा। तो इसका अगर मतलब एक चौथाई हिस्सा भी अगर इस्तेमाल करें, क्वार्टर भी इस्तेमाल करें जंग में, तो दुनिया का क्या हशर होगा सर, आप ये देखो ना, कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा उससे। सॉलिड वेस्ट, बेटा सॉलिड वेस्ट में कुछ है नहीं ज़्यादा। मैं ये बता देता हूँ, दीज आर डिस्कार्टेड कार्टन्स जो होते हैं, टिन्स होते हैं, या जो पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन मटेरियल होते हैं, इनकी कंबशन से जो इन इस वेस्ट, ये सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। इनकी कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो सॉलिड वेस्ट एनर्जी कहलाती है। ठीक है जी। तो और क्या चीज़ है सर, ओशन थर्मल ग्रेडियंट। ओशन थर्मल, बेटा ओशन थर्मल का मतलब कि ओशन तो समझ में आता है, समंदर, थर्म मतलब हीट। तो उसमें भी सर क्या हीट बनती है, एनर्जी बनती है, आपको पता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये पूरा पैराग्राफ आप समझ लो। इन द ओशंस, समुद्रों में, वाटर एट द सरफेस, बेटा वाटर का जो सरफेस है उसमें अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उसके थोड़ा सा कुछ 100 मीटर्स नीचे चले आओ, तो जो टेम्परेचर है बेटा, मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, एन अ फ्यू 100 मीटर्स, एंड अ फ्यू 100 मीटर्स डेप्थ, ये जो टेम्परेचर है ये बेटा हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो, ये कोई छोटा डिफरेंस तो है नहीं, ये वाइड डिफरेंस है। दिस डिफरेंस, डिफरेंस के बीच में लिख देता हूँ वाइड, अच्छा खासा डिफरेंस है, 1-2 डिग्री का तो है नहीं। दिस वाइड डिफरेंस इन द टेम्परेचर क्रिएट्स अ थर्मल ग्रेडियंट। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कौन सा बन जाता है, एक ग्रेडियंट, थर्मल ग्रेडियंट। बेटा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बायो में कहते हैं कंसंट्रेशन या मिकदार के फर्क, ये किसी भी दो चीज़ों के दरमियान फर्क। तो बेटा ये जो थर्मल ग्रेडियंट है, ये जो बना टेम्परेचर का फर्क, इससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, ओशन थर्मल ग्रेडियंट। मेरे पास इसकी आई थिंक इसका पिक्चर है या नहीं, ओशन थर्मल की नहीं है बेटा फिलहाल, लेकिन ये बिल्कुल वैसी जो टाइडल पावर है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, वहाँ पे टाइड्स की बात हो रही थी। जियोथर्मल क्या बेटा, आपको पता है अर्थ इटसेल्फ जो है उसकी भी अपनी हीट है। तो अर्थ की जो अपनी हीट है, अर्थ्स ओन हीट, तो वो बेटा कहलाती है जियोथर्मल। जियो का मतलब आपको पता है बेटा ग्रेविटी या अर्थ, थर्म का मतलब आपको पता है बच्चों हीट। इट इज़ अ हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ, इट इज़ अ हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। वी कैन यूज़ द स्टीम एंड हॉट वाटर, हम लोग स्टीम इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं इनसाइड द टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, जियोथर्मल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है ना, क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन अ प्लांट रिक्वायर्स वाटर और स्टीम एट वेरी हाई टेम्परेचर। बेटा वो जो पावर प्लांट होता है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है, और वो पावर प्लांट बेस करता है आपके जियोथर्मल एनर्जी पे। तो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना सर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो तकरीबन ये चाहिए होता है बेटा। यानी कि वो टेम्परेचर जिससे आप पावर प्लांट को चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो विद बाय जियोथर्मल एनर्जी। तो वो जो टेम्परेचर है बेटा, वो आपको रट्टा मारना है, 300 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, फॉरेन हाइट है ये। ठीक है जी, 300 to 700 डिग्री फॉरेन हाइट। सोलर एनर्जी, बेटा सोलर एनर्जी आपको सिंपल पता है, सोलर एनर्जी क्या चीज़ होती है बच्चों, सोलर एनर्जी। मैं पहले इसकी तस्वीर देख लेता हूँ, अगर जियो थर्मल की है मेरे पास, ताकि वो फिर
जियोथर्मल की है बेटा मेरे पास एक पिक्चर। लेट्स सी। जियोथर्मल बेटा, जियोथर्मल एनर्जी अगर आप देखो कि ये रहा अर्थ का ये जो रेड रेड नज़र आ रहा है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है बेटा, ये स्टीम एंड हॉट वाटर है। ये इस्तेमाल किया एक स्टेशन ने, ठीक है जी। तो उस स्टेशन से क्या हो रहा है सर, वो स्टेशन फैक्ट्रीज को वो दे रहा है ताकि वो रन कर सकें वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। उससे कोल्ड वाटर नीचे जा रहा है, उससे जो वाटर निकल रहा है वो जो कोल्ड वाटर है वो नीचे पंप डाउन कर रहा है, उसको भी हर अर्थ गर्म करके फिर स्टेशन से हासिल स्टेशन को दे रही है। स्टेशन को जो हासिल हुई अर्थ से जो स्टीम या हॉट वाटर, उससे आपके बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जो खंभा लगा हुआ है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही। तो एक तीर दो निशाने हो गए सर। तो अर्थ गर्म करती रहती है पानी इन शॉर्ट। सोलर एनर्जी क्या है सर, एनर्जी कमिंग एनर्जी जिसका जरिया क्या है सर, सोलर रेडिएशन सन। सोलर एनर्जी इज द सन्स रेज सोलर रेडिएशन दैट रीच द अर्थ। ये है सोलर एनर्जी। तो आई होप ये आपके बेटा समझ आया होगा, आसान होगा। कोशिश पूरी करिए बेटा सही से समझा दूँ आपको। इसमें बच्चों एक और टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पढ़ना है बेटा अच्छे से। इसमें से जो भी हाईलाइट है वो मैं स्नैपशॉट करके मतलब स्नैपशॉट लेके उसका सेंड कर दूंगा आपको आपके ग्रुप्स में, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। बेटा इसमें एक टॉपिक है जो आ सकता है, पॉल्यूशन। बेटा व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा किसी भी अनडिजायरेबल चीज़ का एनवायरनमेंट में आ जाना, अनडिजायरेबल। जाहिर सी बात है, आपको आपके डिज़ायर में तो नहीं था ना। अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट, ये एंट्रेंस होती है किसी भी पॉल्यूटेंट की। पॉल्यूशन जिस वजह से होती है बेटा, उसको हम लोग बायो में कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब मेरी मानो तो इस साल के लिए एयर पॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लेना, क्या पता आ जाए। बाकी उनको एक रीड करके चले आना, और वो भी मैं आपको पेज बता दूंगा, ये हाईलाइट करके स्नैपशॉट करके सेंड कर दूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा एयर पोल्यूशन क्या चीज़ होती है, जब एयर में जो अमाउंट मैंने आपको बताई गैसेस की, उन गैसेस का प्रोपोर्शन क्या हो जाए बेटा, डिस्टर्ब हो जाए। उन गैसेस का प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसी पॉल्यूशन को हम लोग बायो में कहते हैं एयर पॉल्यूशन। और जो पॉल्यूशन है बेटा, पॉल्यूशन के टॉपिक्स में अगर मैं बात करूँ, एक होती है मटीरियल पॉल्यूशन। मटीरियल पॉल्यूशन में कौन कौन सी आ जाती है बेटा, एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल। या आप एयर वाटर एंड लैंड कह लो, ये सब कहलाती है बेटा मटीरियल में। मैंने यहाँ लिख दिया मटीरियल, एम फॉर मटीरियल, ये भी मटीरियल। और जो बेटा नॉन मटीरियल है, उस पर तीन आती है, रेडिएशन पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन। बेटा मटीरियल पॉल्यूशन एयर वाटर एंड लैंड, ठीक है जी। और रेडिएशन पॉल्यूशन नॉइज और थर्मल, जिसमें इंसान की एक्टिविटीज़ का बहुत एक बुरा रोल है, तो उसको कहलाते हैं, वो कहलाती है नॉन मटीरियल। एयर पोल्यूशन में क्या चीज़ है बेटा, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना है नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है सर, ये सब चीज़ें, पार्टिकुलेट मैटर्स एंड गैसियस मैटर रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल पेट्रोलियम। पार्टिकुलेट मैटर्स में, एक मिनट ज़रा पहले मैं इन पिक्चर्स को कैंसिल आउट कर दूँ। बेटा पार्टिकुलेट मैटर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कार्बन स्मोक, रोड डस्ट, पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है जी, पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स, सूट टावर्स, मिनरल डस्ट, रेसिन, पोलन, एरोसोल जो स्प्रे होते हैं, हेलोजन कंपाउंड जो जिसमें कार्बन और आपका हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और स्पेशली लंग्स में अगर पहुंच जाए तो ये लिक्विड की फॉर्म में, और या ड्रॉपलेट की फॉर्म में ही सही। तो ये सब बॉडी के लिए बड़े ख़तरनाक है, ये सब इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, जो आपको ये याद करना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करी है बेटा, मैं दोबारा सही से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें कहाँ से, पार्टिकुलेट मैटर से लेकर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है जी। बेटा एक कंबंशन, सॉरी, एक कंबंशन कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल कंबंशन। मोबाइल कंबशन का मतलब क्या है कि वो ऑटोमोबाइल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मूव किए जा रहे हैं, मोबाइल का मतलब मूविंग। उसकी वजह से जो उनका जो आप कह सकते हो जो धुआं निकल रहा है, और उनकी जो एमिशन हो रही है, ठीक है जी, तो वो मोबाइल कंबशन कहलाती है। कंबंशन पता नहीं बोली जा रहा, कंबशन, ठीक है जी। और एक कहलाती है स्टेशनरी कंबशन। स्टेशनरी कंबशन में बेटा प्लांट्स आ जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स किस में आते हैं बेटा, ये आते हैं, आपकी बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, मोबाइल कंबशन।
स्टेशनरी कंबशन में बेटा प्लांट्स आते हैं क्योंकि प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड है। ठीक है जी। तो इनके बर्न होने से सर क्या होता है, अब मामला ये है कि सर इनके बर्न होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है NO2। और ये NO2 जो एनर्जी है जो सनलाइट से हासिल हो रही है, ये बहुत ज़्यादा क्या बना देती है, ये बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बना देती है, जिसको हम लोग बायो में कहते हैं फोटो केमिकल ऑक्सीडेंट्स। मैं आपको सिंपल क्या बात बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, चाहे मोबाइल कंबशन हो, सॉरी, और या स्टेशनरी कंबशन हो प्लांट्स का, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का, उससे जो आपके जो गैस रिलीज होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो आपके अर्थ में आपके सनलाइट से रिएक्शन करने के बाद NO2 बना लेती है। ठीक है जी। सॉरी, NO2 तो वो होता ही है, और वो क्या बना लेती है, वो बनाती है बहुत ज़्यादा खतरनाक ग्रुप ऑफ गैसेस जिसका नाम होता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स से ही स्मॉग बन जाते हैं हमारे सराउंडिंग में, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। आपने देखा होगा पंजाब में स्मॉग आ गई, मैं ये शबनम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग कहते हैं भाई धुंध सी आ गई है, ये बहुत खतरनाक होती है, और वो इससे आइज़ और लंग्स बहुत अफेक्ट होते हैं, इससे आइज़ और लंग्स बहुत अफेक्ट होते हैं बच्चों, फोटोकेमिकल स्मॉग से। यानी कि सर कंबशन से NO2 सनलाइट से रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिए, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स बना देते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, और ये लंग्स और आइज के लिए खतरनाक है। अच्छा, एक और चीज़ बेटा जो आपको याद रखनी है, एयर पोल्यूशन का सबसे खतरनाक नुकसान क्या है बेटा। एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह ये है, जो इंडस्ट्रीज से और जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते रहते हैं। ठीक है जी, गैशियस पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सी हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका SO2, और एक और भी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये सब हमारी एयर में घूमते रहते हैं, और एयर में घूमने की वजह से एयर के जो वाटर वेपर्स हैं, इससे रिएक्शन करने के बाद ये क्या क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर से रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है H2SO4। NO2 वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करने के बाद नाइट्रस एसिड बना रहा है HNO2। कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 कार्बन कार्बोनिक एसिड बना रहा है, सॉरी। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स है, आपके प्लांट्स और आपके जो ऑटोमोबाइल का जो आप कह सकते हो कि जो इमिशन है, तो उससे जो हासिल होती है, और प्लस जो इंडस्ट्रीज़ को जो वेस्ट निकल रहा है, उनसे सब ये जो नुकसान होता है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब जो है वो हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। और ये जब इनके क्लाउड्स बनते हैं एयर में जाने के बाद, तो ये चीज़ें दोबारा अर्थ में वापस आती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दीज देन रिटर्न टू द अर्थ विथ रेन वाटर के साथ अर्थ में ये लोग रिटर्न करते हैं। और ऐसी ऐसी बारिश को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। ऐसी बारिश को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एसिड रेन। तो बेटा एसिड रेन का की पॉइंट याद रखिएगा, मैं लिखवा देता हूँ। एसिड रेन का की पॉइंट, एनी रेन दैट हैज़ अ pH लेस देन 5.6। नॉर्मल रेन का जो pH होता है बेटा वो 6.5, 6.5 अराउंड न्यूट्रल होता है। 5.6 बेटा आपको पता है उससे भी कम, यानी कि सर ये एसिडिक है। ठीक है जी, तो 5.6 जो है वो एसिडिक है, तो इस रेन को हम लोग कहते हैं एसिडिक रेन। एसिडिक रेन से बेटा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इंसान की स्किन के लिए, प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है, जो आपको आपने देखा होगा स्कल्पचर्स मॉन्यूमेंट्स ताजमहल जैसे हैं, वो बहुत मुतासर हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये बहुत डेडली इफेक्ट्स हैं बच्चों इसके। अगर आप देखो बेटा, ये देखो कैसे ख़राब होगा। ठीक है जी, ये फॉरेस्ट लाइफ ख़राब हो गई। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, अगर आप ये देखो, ये स्कल्पचर ये कैसा ख़राब हुआ। तो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंसान की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बेटा यही होता है इसमें एसिड रेन में। कॉजेज़ देखो क्या लिखे हुए इसके कॉजेज़ है इसमें। ताजमहल देखो, आगरा is also suffering from is also suffering due to acid fumes from एक ये रिफाइनरी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ,
CaCO3, H2SO4, उन्होंने CaSO4 बनाया, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ। तो सर बहुत ख़तरनाक है एसिड रेन, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी पिक्चर भी है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन की, अगर वो मिलती है तो मैं ज़रूर दिखा देता हूँ आपको। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में हम्म, ये भी एक अच्छी पिक्चर है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, अगर आप देखो। इसको हम सेव करते हैं। ये बच्चों इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन अगर आप देखें, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म। एसिड रेन इज फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर बाय फैक्ट्रीज। सही जी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर बाय द फैक्ट्रीज। ये एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के साथ मिलती हैं। उसके बाद इनके प्रेसिपिटेशन जो आहिस्ता आहिस्ता उनसे जो क्लाउड बनते हैं, वो फिर क्लाउड जब बारिश करते हैं और अलॉन्ग विथ रेन वाटर या उसके अलावा भी, तो वो कहलाती है एसिड रेन। एसिड rain affects our lakes, streams, wetlands because the pH level is too acidic. The fish and plants in the water could die. Acid rain can make birds' egg shells thin so they can't reproduce. बताओ ज़रा। This impacts bird population and their entire ecosystem. ये एग तक के शेल को क्या कर देती हैं, थिन कर देती हैं, जितना हार्ड होता है। बेटा एयर पोल्यूशन का एक और भी नुकसान है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरी जो अर्थ है वो ऑलरेडी वार्म है। अभी हम पढ़ कर आए जियो थर्मल एनर्जी में, वो बहुत ज़्यादा और वार्म हो रही है। क्यों? उसकी वजह क्या है सर? ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है सर? वैसे नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जितना ज़्यादा, जितने प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 6 मॉलिक्यूल दिन में, उतना ही 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आपको फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से रिलीज़ कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ जाए ड्यू टू इंडस्ट्रीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो क्या करते हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड allows the sun rays to pass through the atmosphere but prevents the long wave radiations, that is infrared heat radiation reflected by earth, from escaping into outer surface and redirects heat back towards earth। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो ये इंफ्रारेड जो हीट होती है, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट करती है वापस सन की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ, उसको ट्रैप कर लेती है। अब वो हीट इधर ही ट्रैप हो गई तो अर्थ इन शॉर्ट और गर्म हो गई, क्योंकि वो स्केप नहीं हो पाई इंफ्रारेड हीट रेडिएशन अर्थ से। तो अर्थ हो गई वार्म, तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से आपको पता है ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या लिखा है बेटा? ये चीज़ इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द राइज दिस राइज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं बेटा। इसकी वजह से क्या होता है सर? इट कॉजेज हैवियर रेन्स, फ्लड्स, सिवियर हरिकेन्स एंड टोर्नेडोज, तूफान। एक और चीज़ बेटा, एयर पोल्यूशन की वजह से आपको पता है एक सन और अर्थ के दरमियान एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है अर्थ के ऊपर, जिसका नाम है ओजोन लेयर, जिसको हम लोग O3 कहते हैं बेटा, ओजोन लेयर O3। ये क्या करती है सर? एक प्रोटेक्टिव शील है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब क्या होता है सर, ये जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा जो क्लोरीन एटम्स रिलीज होते रहते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ये जो क्लोरीन एटम्स हैं बेटा, ये इंडस्ट्रीज़ के गैसेस के साथ मिलके, ठीक है जी, ये क्या बना देते हैं? एक खतरनाक ग्रुप ऑफ गैसेस बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है जी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं सर? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन एटम्स होते हैं, ये जब ऊपर ऊपर जाते रहते हैं तो ये क्या करते हैं? ईच एटम ऑफ क्लोरीन, ये देखिए, ईच एटम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मोर देन 1 लाख मॉलिक्यूल्स, 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, कन्वर्टिंग ओजोन इनटू ऑक्सीजन। बताओ जरा। ये जो खतरनाक ग्रुप ऑफ गैसेस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनसे जो क्लोरीन एटम है, ये अर्थ से बाहर स्केप करते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, तो ये जो ओजोन है इसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में। तो आप बोलो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है। ओजोन को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी सर? ये ओजोन को ख़राब कर देते हैं तो ओजोन लेयर डिप्लीट यानी कि टूटना शुरू हो जाती है, और ये काफ़ी हद तक डिप्लीट हो चुकी है उन कंट्रीज से स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ नहीं करते। अभी आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट हो गया इसका, लास्ट ईयर से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स, जिसका काम कैसे, जो इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगी, चार्ज करो आराम से, और नो आपका इमिशन ऑफ गैसेस। ये मामला आता है सर। इसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा स्किन के इफेक्ट्स आते हैं, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सोलर एनर्जी
जब डायरेक्टली पड़ रही है ओजोन लेयर की डिप्लीट होने की वजह से अर्थ पे, तो इसके मामला पे बहुत ख़राब है, बहुत नुकसानदेह है। आपको सिर्फ अब जो रह गया पढ़ने के लिए बेटा, वो सिर्फ ये रह गया वाटर पोल्यूशन, थोड़ी बहुत चीज़ें। इसका मैं आप लोगों को ज़रूर स्नैपशॉट सेंड कर दूंगा हाईलाइट करके। इसमें से एक एमसीक्यू जब पढ़ो तो याद रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू डेसिबल स्केल नॉइस अबव 80 डेसिबल इज कंसिडर्ड एज लाउड। 80 डेसिबल तक इंसान सुन सकता है प्रॉपरली, उसके ऊपर जो कहलाती है लाउड, यानी कि वो फिर नॉइज़ बन जाती है। 80 डेसिबल्स का आ चुका था एक। ठीक है जी, ये स्केल भी अच्छा है, बिल्कुल सही है। ठीक, खैर इतना ये मसला नहीं है इसका। अच्छा बच्चा देखो, और ये चीज़ बेटा आपको लाजमी करनी है इस साल के लिए, एटलीस्ट वायरल, बैक्टीरियल, और अगले पेज पे आपका है प्रोटोजोल। ये लाजमी कर लेना बेटा। वो इस पेज में क्या करना है आपको, सिर्फ वायरल डिजीजेस के नाम और उनकी पॉजिटिव एजेंट याद कर लेना, आपका काम डन हो जाएगा। काफ़ी हद तक तो याद होगा आपको। एड्स कॉज बाय HIV, ट्रांसमिशन का इतना मसला नहीं है। हेपेटाइटिस कॉज बाय हेपेटाइटिस वायरसेस A, B या C, कहीं भी ऑप्शन में C हो, बेशक A और B ना हो, आप इसको टिक कर लेना बेटा। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, रेबीज वायरस। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन एहतियातन बता रहा हूँ, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल लाजमी करके चले आना। सही है जी। ये भी आ सकते हैं न्यूट्रिशनल। अब तुम बोलो सर आपके फैल में, आप तो सभी बता रहे हैं, तो बेटा जितना मैक्सिमम बता सकता हूँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना जानता हूँ। स्कर्वी का आ चुका है, बेरी बेरी का आ चुका है, नाइट ब्लाइंडनेस आ चुका है। ठीक है जी, तो ये आपको करना है। इसमें से लीशमीनियासिस, मलेरिया, हालांकि आसान है फिर भी। इसमें से टाइफाइड, निमोनिया, कॉलेरा। इसमें से आपका चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। ये सब पास पेपर के एमसीक्यूज हैं बेटा जो आपको बता रहा हूँ। बाकी जो रीडिंग मटेरियल है उसकी टेंशन नहीं लेना, जितना मैक्सिमम था आपको समराइज़ करके आपकी खिदमत में ही चैप्टर पेश कर दिया। कोई प्रॉब्लम हो बेटा, मैं हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।